हेलो गाइज, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइज, आज हम अप्लाइड फिलोसॉफी से टॉप 5 MCQs को देखेंगे और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो सेशन को एंड तक जरूर देखें। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, आप सभी को पता है कि NTA UGC नेट पोस्टपोन हो चुका है। अब कब होगा ये किसी को नहीं पता है। सो बी रिलैक्स, चित्त को शांत रखिए। आप अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। राइट, आप अपने काम से मतलब रखिए। आप आलतू फालतू वीडियो में टाइम बर्बाद मत करो। बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट करता रहेगा, उससे दूर रहिए। आप हमसे जुड़े रहे, जब NTA का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। डैश takes into consideration the intrinsic value of the environment। कौन पर्यावरण के आंतरिक मूल्यों को ध्यान में रखता है? ऑप्शन ए शैलो इकोलॉजी, या फिर ऑप्शन बी डीप इकोलॉजी, या फिर ऑप्शन सी एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, या फिर ऑप्शन डी यूटिलिटेरियन व्यू। तो फ्रेंड्स, जब हम अप्लाइड फिलोसॉफी को क्वेश्चन में डिस्कस किया था तो वहाँ पर हम लोगों ने डीप इकोलॉजी को पढ़ा था। राइट, और डीप इकोलॉजी का एक कीवर्ड हम लोगों ने बताया था, वो कौन सा था? इंट्रिंसिक वैल्यू। राइट, तो इस क्वेश्चन में भी इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी डीप इकोलॉजी। राइट, अब डीप इकोलॉजी क्या है, शैलो इकोलॉजी क्या है, और इस दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो किस तरह से है, वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रूमेंटल एंड कंज्यूमरिस्ट अप्रोच टुवर्ड्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। पर्यावरण के प्रति बाह्य और उपभोक्तावादी दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शैलो इकोलॉजी, या फिर ऑप्शन बी डीप इकोलॉजी, या फिर ऑप्शन सी कॉस्मोसेंट्रिक इकोलॉजी, या फिर ऑप्शन डी ग्रीन इकोलॉजी। तो फ्रेंड्स, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंज्यूमरिस्ट अप्रोच टुवर्ड्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड शैलो इकोलॉजी। राइट, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पर शैलो इकोलॉजी। तो शैलो इकोलॉजी refers to philosophical or political position that environmental preservation should only be practiced to the extent that it meets human interest। ये शैलो इकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इंटरेस्ट के बारे में ही बात करते हैं, ह्यूमन बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। राइट, आप देखो, शैलो इकोलॉजी प्रोवाइड्स एन एंथ्रोपोसेंट्रिक डिफेंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, होल्डिंग दैट इट इज़ worth protecting to the extent that it benefits human। ये तो सिंपल है। आप देखो, डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी एनवायरमेंटल फिलोसॉफी एंड सोशल मूवमेंट बेस्ड इन द बिलीफ दैट ह्यूमन्स मस्ट रेडिकली चेंज देयर रिलेशनशिप टू नेचर। डीप इकोलॉजी में ह्यूमन्स चेंज करता है रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू नेचर, फ्रॉम वन दैट वैल्यूज नेचर स्लोली फॉर इट्स यूजफुलनेस टू ह्यूमन बींग्स टू वन that recognize that nature has an inherent value। राइट, यहाँ पर देखो inherent value और intrinsic value, ये डीप इकोलॉजी का कीवर्ड है। राइट, अब ग्रीन इकोलॉजी में क्या है कि प्लांट्स आर द फाउंडेशन ऑफ अर्थ इकोसिस्टम। राइट, ये इसका मेन पॉइंट है। अब देखो, प्लांट्स लाइव एंड एडॉप्ट टू ए वाइड वेराइटी ऑफ एनवायरनमेंट्स। प्लांट्स प्रोवाइड्स डाइवर्स हैबिटेट्स फॉर बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ इन इकोसिस्टम्स। अब डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी में क्या डिफरेंस है, अब उसको समझ लेते हैं। देखो, शैलो इकोलॉजी में कंजर्वेशन की बात हो रही है और डीप इकोलॉजी में प्रिजर्वेशन की बात हो रही है। राइट, शैलो इकोलॉजी में शॉर्ट टर्म मेजरमेंट्स की बात हो रही है और ये डीप इकोलॉजी में लॉन्ग टर्म मेजर्स की बात हो रही है। राइट, यहाँ पर ईगो की बात हो रही है, यहाँ पर सेल्फ की बात हो रही है। राइट, यहाँ देखो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात कर रही है, और यहाँ पर देखो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के बारे में बता रहे हैं, सिम्बोलॉजीज के बारे में बता रहे हैं। राइट, और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है? शैलो इकोलॉजी ओनली ह्यूमन बेनिफिट्स के बारे में ही बात कर रही है। राइट, और डीप इकोलॉजी में ह्यूमन्स के साथ जो नेचर का जो रिलेशनशिप है वो अकॉर्डिंग टू नेचर के बारे में चेंज होता रहता है। राइट, और डीप इकोलॉजी में और एक कीवर्ड है, वो क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू और इनहेरेंट वैल्यू। राइट, उम्मीद करता हूँ ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रांच ऑफ एथिक्स व्हिच डील्स विद द एथिकल इश्यूज विद बायोलॉजी एंड मेडिसिन इज कॉल्ड। तो नैतिकता की शाखा जो जीव विज्ञान और चिकित्सा के साथ
नैतिक मुद्दों से संबंधित है उसको क्या कहलाती है? ऑप्शन ए फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, या फिर ऑप्शन बी फिलोसफी ऑफ मेडिसिन, या फिर ऑप्शन सी बायोएथिक्स, या फिर ऑप्शन डी एनवायरमेंटल एथिक्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बायोएथिक्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर बायोएथिक्स क्यों हुआ वो पहले समझ लेते हैं। तो देखो, अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इश्यूज विथ बायोलॉजी लिखा होता तो ये फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी होता। अगर ये इश्यूज ऑफ मेडिसिन लिखा होता तो ये फिलोसफी ऑफ मेडिसिन होता। और बायोलॉजी एंड मेडिसिन ये दोनों कॉम्बाइंड में हुआ है, इश्यूज़ की बात हो रही है, एथिकल इश्यूज़, तो ये बायोएथिक्स हो जाएगा, राइट। और एनवायरमेंटल एथिक्स ये तो किसी भी तरह से नहीं होगा, राइट। यहाँ पर एनवायरनमेंट की बात नहीं हो रहा है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बायोएथिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन लाइफ आर स्टडीड अंडर। तो मानव जीवन पर प्रौद्योगिकी के परिणामों का अध्ययन किया जाता है ऑप्शन ए मेटाफिजिक्स में, या फिर ऑप्शन बी एपिस्टेमोलॉजी में, या फिर ऑप्शन सी फिलोसफी ऑफ टेक्नोलॉजी में, या फिर ऑप्शन डी फिलोसफी ऑफ आर्ट में। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ना, तो ये ऑप्शन सी फिलोसफी ऑफ टेक्नोलॉजी ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखो क्यों बाकी सारे जो ऑप्शंस है वो नहीं होगा। मेटाफिजिक्स ये किसके ऊपर बात करते हैं? ये अधिविद्या के ऊपर बात करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी ये ज्ञानतात्विक के ऊपर बात करते हैं। और फिलोसफी ऑफ आर्ट ये एस्थेटिक्स के बारे में बात करते हैं, राइट। तो अब बचा कौन? फिलोसफी ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी फिलोसफी ऑफ टेक्नोलॉजी। और आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज रिप्रेजेंट्स एथिकल होलिज्म। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नैतिक समग्रता का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए एंथ्रोपोसेंट्रिक मोरालिटी, या फिर ऑप्शन बी लैंड एथिक्स, या फिर ऑप्शन सी डीप इकोलॉजी, या फिर ऑप्शन डी शैलो इकोलॉजी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम समझ लेते हैं कि एथिकल होलिज्म क्या है। तो देखो यहाँ पर, एन एथिकल होलिस्ट विल आर्ग्यू दैट होल्स आर मोरली कंसिडरेबल एंड ऑफन दैट द होल हैज़ एथिकल प्रायोरिटी ओवर इट्स पार्ट्स। मतलब यहाँ पर नैतिकता के समग्रता के ऊपर बात हो रही है, राइट। अब क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखो ये शैलो इकोलॉजी तो किसी भी तरह से नहीं होगा, राइट। ये तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इंटरेस्ट के बारे में ही बात करता है। और डीप इकोलॉजी ये तो ह्यूमन्स के साथ जो एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप है उसको तो चेंज होता रहता है, राइट। तो ये भी नहीं होगा। अब देखो एंथ्रोपोसेंट्रिक मोरालिटी ये भी नहीं होगा। तो लैंड एथिक्स ये इसका सही आंसर है। अब लैंड एथिक्स क्यों हुआ वो समझ लेते हैं। अब देखो, देयर इज एज येट नो एथिक डीलिंग विथ मैंस रिलेशन टू लैंड एंड टू द एनिमल्स एंड प्लांट्स व्हिच ग्रो अपॉन इट, राइट। अब देखो जो एनिमल्स है, ठीक है, और जो कीड़े मकोड़ा है, प्लांट्स है, चिड़िया है, राइट, बहुत सारे लैंड्स में ही ग्रो हो रहे हैं, राइट। और उससे अकॉर्डिंग सोसाइटी बन रहे हैं, राइट। सोसाइटी में कौन कौन रहता है? हम रहते हैं, तुम रहते हो, राइट। अब यहाँ पर रिलेशंस को देखो, द लैंड टू सोसाइटी, सोसाइटी टू मी और मी टू यू, राइट। और डायरेक्ट द लैंड टू मी और मी टू यू। अब देखो जो लैंड एथिक्स है वो तो होल्स के बारे में बात हो रही है, राइट। जो नैतिकता है वो समग्रता के बारे में बात कर रही है। तो इस वजह से लैंड एथिक्स इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा सेशन आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। सभी ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी डेली क्विजेस होता है। और फेसबुक पेज को भी लाइक फॉलो शेयर कर दीजिए। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा और फीडबैक जरूर दे के जाना। जय हिंद।